भैया बनारसी, ऐसा बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं हूं मैं। ये बालों की वजह से सारा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बता दूं, ये बाल तो बचपन से ही सफेद है और डॉक्टरों ने कह रखा है कि जैसे ही जवानी आएगी ये अपने आप काले हो जाएंगे। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अभी तो मैं जवानी के इंतजार में ही हूँ। ठीक है, मेरे को पहले पहले इसलिए पढ़ाया कि इनको यह है कि इसको जल्दी निपटा दो, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये बैठा बैठा ही निपट जाए। अच्छा ही है जो काम करने आया जल्दी कर लूं, बाद में क्या भरोसा। भाई साहब, जीने का सही अंदाज बस वही जानता है जो हर पल को जिंदगी का आखिरी पल मानता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं कोई कवि नहीं हूं, एक तो आप साफ साफ आपको बता दूं, लेकिन आज ये जो कवि सम्मेलन है वाकई में कवि सम्मेलन है। नहीं तो आजकल 80% कवि सम्मेलन तो लाफ्टर प्रोग्राम होते हैं। क्या बात। लेकिन आज सच्ची में ओरिजिनल कवि यहाँ बुलाए हैं। मैं आदरणीय मोहन साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी बढ़िया टीम बनाई। क्या बात, बेशक। कुछ बातें मैं आपको पहले बहुत जरूरी बता दूं। एक तो एक, जैसे मैं कवि बिल्कुल नहीं हूँ। ये कवि समाज की, देश की, दुनिया की बातें करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरे खुद के ही रगड़े झगड़े इतने हैं कि उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं अपने बारे में बात करूंगा, दूसरे के बारे में बात नहीं करूंगा, और वो भी ऐसे दौर में कि आज हर आदमी दूसरे की बात करने में लगा हो। मोदी जी को ये करना चाहिए, राहुल जी को ये करना चाहिए, और उसको ये करना चाहिए, अमेरिका को ये करना चाहिए, रूस को ये करना चाहिए। उससे पूछ लो आदमी को, भैया तेरे को क्या करना चाहिए ये बता, तो वो नहीं बता पाएगा। अपने बारे में सोचने का तो किसी को टाइम ही नहीं है, सब दूसरे के लिए सोच रहे हैं। है तोहमतें कितनी खुद पर भी, ये तो कोई आंकता नहीं, हर निगाह उठती है गैरों की तरफ, यहाँ खुद के गिरेबान में कोई झांकता नहीं। वाह 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 वाह। मैं अपने गिरेबान में झांकूंगा, दूसरों की बात नहीं करूँगा। लेकिन उसके पहले कुछ निवेदन कर दूं, जरूरी बात बता दूं। एक तो ये कि मैं जब तक यहाँ माइक पर खड़ा रहूं, हालांकि ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहूँगा, रह भी नहीं सकता, पर जितनी देर भी खड़ा रहूं आपके चेहरे पे हंसी होना चाहिए, मुस्कान होना चाहिए। क्या बात। बात हंसी की हो या ना हो, पर आपके चेहरे पे हंसी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे सूमड़े चेहरे देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्या बात है। नहीं, मेरी आंख के सामने कभी कोई सूमड़ा चेहरा आना ही नहीं चाहिए, और इसीलिए मैं कभी आईने में नहीं देखता। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सूमड़ा चेहरा देखना मेरे को पसंद भी नहीं। और देखो आज मेरी किस्मत है, मेरे सामने इतने सारे हंसते खिलखिलाते चेहरे हैं, ये मेरा सौभाग्य है, और आपके सामने मैं हूँ, ये आपका भाग्य है। पर जब तक मैं खड़ा रहूँ बस आप मस्त रहें, ऐसे ही हंसते रहे। और मैं आपको बता दूं, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे देख के बहुत खुश होते हैं भाई साहब, बहुत खुश होते हैं, और महिलाएं तो मेरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अरे जलो मत रे, महिलाएं सचमुच में मुझे देख के तो इतनी खुश होती है, क्या बताऊँ, वो अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझने लगती है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगती है कि वारे प्रभु तेरी कितनी कृपा हुई जो तेने ऐसा पति हमको नहीं दिया। क्या बात है, बाबा 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 बाबा। नहीं तो कैसे जिंदगी निकलती। मतलब महिलाएं सोचती बाप रे दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, अच्छा हुआ अपने पल्ले नहीं पड़ा कोई। मतलब मुझे देखने के बाद महिलाओं का अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। क्या बात, वाह। वो सोचने लगती है ये तो अपना भी रद्दी, पर बेचारा इससे तो अच्छा ही है रे। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। कई लोगों की पत्नियां उनको पसंद नहीं करती है तो वो कवि सम्मेलन में मेरे को बुलाते हैं ताकि देख के उनकी पत्नियां थोड़ी खुश हो जाए। तो अच्छा, इसका ये मतलब भी नहीं है कि जिसको मैं मिल गया हुआ तो कोई छाती माथा ही कूट रही होगी,
ऐसा भी नहीं है। जिसको मैं मिल गया, मतलब मेरी पत्नी, वो भी मेरे से बहुत खुश है। वो तो मेरे से इतनी ज्यादा खुश है भाई साहब कि आप में से तो किसी की भी नहीं होगी। हाँ, वो इसलिए खुश है क्योंकि मेरा 25 लाख का बीमा है। ये कोई खुश होने की बात नहीं है। बीमा तो आपका भी होगा और इससे ज्यादा का भी होगा। बीमा होना बड़ी बात नहीं है, बीमे का पूरा पूरा लाभ उठाना बहुत बड़ी बात है। हजारों में एकाधे को लाभ मिलता है। तो मेरी पत्नी इसलिए खुश है कि मेरा 25 लाख का बीमा है और वो जब जब भी मुझे देखती है उसके चेहरे पे चमक आ जाती है। उसे लगता है अब तो बहुत जल्दी पैसे हाथ में आने ही वाले हैं। वाह 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 वाह। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुख और दुख परिस्थितियों में नहीं होते हैं, आदमी की सोच में होते हैं। वाह। आदमी सोचता हो मेरी पत्नी अच्छी नहीं मिली, कोई कहता मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरा बेटा ये है, मेरा बिजनेस ठीक नहीं है। ये सब गलत सोच है। हमारा सोच जो बुरी बात है उसी की तरफ केंद्रित रहता है। किसी में कोई बुराई है तो वही दिखती है, उसमें अच्छाई क्या है ये हम देख ही नहीं पाते हैं। अगर जिस दिन देखना सीख जाएंगे हम भी खुश रहना सीख जाएंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुख और दुख परिस्थितियों में नहीं होते हैं, आदमी की सोच में होते हैं। ये सूरज चांद सितारे बदल जाएंगे, ये शाश्वत है, कभी बदलते नहीं है। पर अगर हमारा दृष्टिकोण बदल जाए तो ये भी बदल सकते हैं। क्या बात। ये सूरज चांद सितारे बदल जाएंगे, नजरें बदल जाएगी तो नजारे बदल जाएंगे। हालात नहीं ख्यालात बदल लो अपने, मायने जिंदगी के सारे बदल जाएंगे। वाह 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 वाह। सारे बदल, क्या कहने, वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां और सुना देता हूँ। स्वागत। हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है। कई लोग क्या होते हैं कि जरा सी असफलता मिले कि निराश हो जाते हैं। कई लोग तो जिंदगी खत्म करने की सोचने लगते हैं। ऐसे लोगों की बात नहीं करता हूँ। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव पे जो हिम्मत से काम लेता है, मैं उनकी बात करता हूँ कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, पराए गम से जो आंख अपनी नम रखता है और खुल के ठहाके लगा सकता है, बस एक वही जो अपने सीने में गम छुपाने का दम रखता है। क्या बात है, वाह क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और आज ऐसे ही दमदार लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप ताली बजाना, और आपने इतनी तालियां बजाई, मैं गदगद हूँ भाई साहब। वाकई में आपको प्रणाम करता हूँ। ये कुछ अच्छी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब कोई अच्छी बात मेरे पास नहीं है। अब अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ मैं। दरअसल दुबले पतले आदमी की बहुत विचित्र समस्याएं होती है भाई साहब। कदम कदम पर संभल कर चलता हूँ। घर से जब भी बाहर निकलता हूँ, पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है और मुझे हिदायत देती है, पड़े रहने देना, खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो उस बेचारी को मेरी बहुत चिंता है साहब। पर क्या कई बार ज्यादा चिंता भी चिंताजनक हो जाती है। एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं जाना, मेरे को था, तैयार हो रहा था, कमरे में खूंटी पे पैंट शर्ट पर टंगी हुई थी, तैयार हुआ, पैंट पहनी, शर्ट पहनी और कमरे से बाहर निकलने के लिए पहला ही पैर उठाया कि मैं तो धड़ाम से नीचे गिर गया। और मैंने कहा क्या हुआ यार, पैर उलझ गया। जैसे तैसे खड़ा हुआ, फिर कदम उठाया, फिर गिर गया, फिर खड़ा हुआ, फिर गिर गया। पत्नी एकदम घबरा गई, बोले इनका ब्लड प्रेशर हाई लो, कुछ न कुछ हो गया है। हाथ पकड़ के जैसे तैसे पलंग पे लिटाया, डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इनका ब्लड प्रेशर कुछ हाई लो हो गया है, इनको चक्कर आ रहे हैं, ये चल नहीं पा रहे हैं। अब मैं जानूं कि मेरा ब्लड प्रेशर तो कभी हाई लो हो ही नहीं सकता। अरे जब ब्लड ही नहीं है तो काय का हाई ना काय का लो। पर कोई भी प्रॉब्लम तो थी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। आँख में लेटा हुआ, डॉक्टर साहब आए, हमारे फैमिली डॉक्टर। अब मैं तो आँख बंद करके पड़ा रहा, पता नहीं क्या करेंगे, अस्पताल में एडमिट करवाएंगे या बॉटल चढ़ाएंगे, क्या करेंगे। डॉक्टर साहब ने जाने कहाँ का हाथ लगाया, जाने क्या क्या किया, और 2 मिनट बाद बोले चलो खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया, बोले चल के दिखाओ। मैं चलने फिरने लगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अरे वाह, मैं तो एकदम ठीक हो गया। पत्नी आश्चर्य में आ गई कि डॉक्टर साहब इनको क्या प्रॉब्लम थी और आपने 2 मिनट में ऐसा क्या इलाज कर दिया कि ये बिल्कुल ठीक हो गए। तो डॉक्टर साहब बोले
दरअसल इनके पैंट के एक साइड की जेब में 6 रुपए की चिल्लर पड़ी थी। तो वो एक साइड लोड ज्यादा होने की वजह से इनका बैलेंस बिगड़ रहा था। तो बेचारी भूल गई, वो एक बार 3 रुपए रख दिए, उसको याद नहीं रहा, दूसरी बार रख दिया, डबल डोज हो गया। तो बैलेंस बिगड़ने से भी सब कुछ बिगड़ जाता है। दुनिया के सारे काम बैलेंस पे चलते हैं भाई साहब। बैलेंस बिगड़ा तो दुनिया का हर काम बिगड़ जाता है। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि जैसे ईंटों के बैलेंस पे दीवार खड़ी रहती है, सीटों के बैलेंस पे सरकार खड़ी रहती है। वो कहता है ना, जादुई आंकड़े से एक सीट भी कम हुई कि सरकार धड़ाम से गिर जाती है। तो जैसे ईंटों के बैलेंस पे दीवार खड़ी रहती है, सीटों के बैलेंस पे सरकार खड़ी रहती है, नोटों का बैलेंस हो तो व्यापार टिका रहता है, और प्यार का बैलेंस हो तो परिवार टिका रहता है। वाह 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 वाह, परिवार टिका रहता है। क्या बात है, वाह क्या कहने। तो परिवार में बैलेंस, एक पक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी निभाता रहे और दूसरा पक्ष नहीं निभाए तो बैलेंस बिगड़ जाता है। उसी समय से आप बैलेंस की बातें कर रहे हैं अकेला दादा जी। आदरणीय तिवारी जी बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हाँ। और सोच रहे हैं इस बार का पेमेंट आपको दें कि ना दें। रख के कैसे ले जाएंगे? दें तो लिफाफा थोड़ा हल्का ही रखना, वजनदार तो उठेगा नहीं मेरे से। तो मैं बता रहा था, पत्नी मेरी बहुत अच्छी है, बहुत चिंता करती है मेरी, और करना भी चाहिए। देखो आखिर मैं उसका पति हूँ, कैसा भी हूँ तो क्या हो गया, उसकी मांग का सिंदूर हूँ मैं, हालांकि चुटकी भर हूँ। नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है, सिंदूर तो चुटकी भर ही काम में आता है। सच्चे वाह। किसी को ज्यादा सिंदूर मिल जाए तो ऐसा थोड़ी कि मुट्ठा भर भर के माथे पे लगा। नारी सिंदूर का चुटकी भर ही उपयोग करती है, और इतना सा सिंदूर उपयोग करने से नारी में कितना परिवर्तन आ जाता है। आप देखें कि चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है, उसके नारीत्व की गरिमा बढ़ जाती है, उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है। चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है, पर वो अमर सुहागन हो जाती है जो भारत माँ पर अपना सिंदूर चढ़ा देती है। भाई वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह गजब सुन रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छी बात बताई ना मैंने। मैं ऐसी छोटी छोटी पर बहुत काम की बातें बताता हूँ, पर मुझे देख के तो लोग ऐसा समझते हैं जैसे मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। हाँ, अभी मैं यहाँ नागपुर स्टेशन पे उतरा, बहुत लंबी यात्रा करके आया भाई साहब, भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो पहले कुछ नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं होटल। तो एक जगह गरम गरम समोसे बन रहे थे। मैंने दुकानदार से कहा भैया एक समोसा मेरे को भी दे दे। तो उस दुकानदार ने पहले तो मेरे को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा, फिर बोला पूरा दे दूं क्या? और मैंने कहा पूरा दे दूंगा क्या मतलब है, क्या समोसे भी टुकड़े कर करके बेचता है? वो बोला नहीं, टुकड़े कर करके तो नहीं बेचता हूँ, पर मुझे लगता है आपसे पूरा उठेगा नहीं। लोग ऐसी ऐसी बातें मेरी तरफ करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे आदमी की काया क्या देखो रे, उसका व्यवहार देखो, उसकी बोली चाली देखो। आदमी में गुण हो तो आदमी अच्छा, नहीं तो आदमी भले बनारसी जैसा मोटा ताजा और लखंडी हो तो क्या काम का। मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसी किसी की अच्छी बॉडी हो और गुण गुण हो तो क्या फायदा। पर लोग तो क्या है साहब, ढांचा देख के ही सब अनुमान लगाते हैं। सही कह रहा हूँ। मैं पहले जवानी में कहीं भी जाता था तो लड़कियां मेरे को बहुत घूर घूर के देखती थी। अच्छा, तो मैं क्या समझता था कि मैं बहुत हैंडसम लड़के कोई देखती है लड़कियां, तो मैं बड़ा इतराता था। वो तो बहुत दिनों बाद पता चला कि जहाँ भी जाता था लड़कियां तो मेरी मजाक उड़ाती थी, आपस में कहती थी अरे देख देख कैसा छोरा जा रहा है, सूखे गन्ने जैसा। तो ये मेरी काया देख के लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। ऐसे लोगों के लिए 2 पंक्ति कहता हूं साहब, क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? हाँ, मेरे को गुस्सा आता है, फिर मैं ऐसे ही बकता हूं, और तो क्या कर सकता हूं। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? कोई दिल परख कर तो देखो, सूखे गन्ने में भी रस मीठा है, कोई चक्कर तो देखो। क्या बात है, वाह 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 वाह।
लाजवाब लाजवाब, बहुत बढ़िया। अरे अभी तो गन्ना एक ही बार मशीन में गया है, अभी तो कई दफे जाना है। घबराइए नहीं, यहाँ के लोग समझदार है, जब रस खत्म हो जाएगा तो उसमें नींबू फंसाकर निकाल लेंगे। सूखे गन्ने में रस बहुत मीठा होता है पर बहुत कम होता है। देखो मैंने कहा ना मैं कवि ववि नहीं हूँ, मैं तो अच्छे काम करने की पहले मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरा कोई काम धंधा जमा नहीं, तो फिर इस लाइन में आया। वो भी मैंने सुरेंद्र यादवेन जी से पूछा कि दादा मेरा कोई काम नौकरी नहीं लग रही है, धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं हो रहा है, क्या करूं यार मैं? बोले तू तो कवि हो जा। मैंने कहा ये अच्छे लोगों का काम नहीं है दादा। बोले इसीलिए तो कह रहा हूँ। मेरे बात समझ में नहीं आई, मैं फिर कवि बन गया। पहले मैंने अच्छे काम करने की कोशिश की। एक उदाहरण बताता हूँ काम का, कैसे ट्राई किया था मैंने। स्वागत। बरसों पुरानी बात है, अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा कि एक फिल्म के लिए नए चेहरे की आवश्यकता है। तो उन दिनों मेरा भी चेहरा था नया नया। इसमें हंसने की क्या बात है, कोई शुरू से ही ऐसा बंगार थोड़ी है। तो उन दिनों मेरा भी चेहरा था नया नया, लेकर विज्ञापन के पते पर मुंबई गया, पर वहां जाकर हो गया थोड़ा शर्मिंदा, क्योंकि फिल्म बन रही थी शोले और उनमें गब्बर चाहिए था, वो भी जिंदा। दमदार अच्छा बॉडी बिल्डर चाहिए था। तो फिल्म बन रही थी शोले और उन्हें गब्बर चाहिए था, वो भी जिंदा। तो मैंने उनसे कहा देखो रे, इस ऐसा विलेन आज तक किसी फिल्म में नहीं आया, ये बात लोगों के दिल दिमाग में फिट होगी, आपकी फिल्म मेरी वजह से जरूर हिट होगी। तो मेरा तर्क चल गया, मुझे गब्बर का रोल मिल गया। फिर फिल्म की शूटिंग चालू हुई, बात आगे बढ़ी, पर एक जगह जाकर हो गई समस्या खड़ी। वो ठाकुर साहब के हाथ काटने वाला सीन आया। मुझे जो डायलॉग बोलना था वो बताया कि ये हाथ हमका दई दे ठाकुर। तो मैं तो पढ़ा लिखा संस्कारवान, ऐसे बदतमीजी से बोल नहीं सकता। ठाकुर साहब बड़े आदमी, थोड़ी इज्जत से बोलना पड़ता है। मैंने कहा दरबार हुकम, आपके ये हाथ मारे को दे दो। तो दरबार हुकम ने तो आंखें कर ली सफेद सफेद और जोर से बोले नहीं। मैं डर गया, मैंने कहा रहने दो। अपनी कौन सी बात की जागीरी जा रही है। और वो डायरेक्टर जी बीच में आ गए, बोले नहीं ऐसा थोड़ी चलेगा, हाथ काटना पड़ेंगे। दो बड़ी बड़ी तलवारें लाकर मेरे दोनों हाथों में पकड़ा दी और भाई साहब वो तलवार ही जमीन पे टिक गई। मैंने कहा यार ये तलवार ही नहीं उठ रही है, हाथ क्या काटूंगा। बोले तुम चिंता मत करो, हम सब कटवा लेंगे। फिल्म वाले तो क्या आइडिया लगाते हैं भाई साहब, उन दोनों तलवारों की नोकों पर लोहे के बारीक वायर वेल्ड करवाए, ऊंचाई पे दो गिर्रे लटकाए, उन पर से वो वायर निकलवाए और उधर दूसरे सिरे एक लड़के को पकड़ाए। और वो लड़का उधर से वायर खींचे, इधर से तलवारें ऊपर उठ जाए, वो वायर ढीला करे तलवारें नीचे आ जाए, तलवारें अपने आप उठे गिरे। मेरे को तो कोई ताकत लगाना ही नहीं। अरे मैंने कहा ये तो बहुत आसान काम है यार, बहुत बढ़िया। चलो सारी तैयारी हुई और फिर शूटिंग चालू हुई। डायरेक्टर ने कैमरा ऑन किया, बोले शूटिंग शुरू। और लड़के की तरफ इशारा किया, लड़के ने वायर खींचा पर उसका ध्यान कहीं भटक गया। पट्टे ने वायर थोड़ा ज्यादा खींच दिया तो मैं तो इधर तलवारों समेत ऊपर लटक गया। बड़ी सावधानी से मुझे नीचे उतारा, उस लड़के को खूब फटकारा और सीन की शूटिंग करी दोबारा। जैसे तैसे बात आगे बढ़ी, पर एक जगह जाके फिर हो गई समस्या खड़ी। वो धर्मेंद्र जी से मेरा फाइनल फाइटिंग वाला सीन आया। धर्मेंद्र जी ने डायलॉग सुनाया, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब मैंने भी कह दिया हे कहाँ रे जो तू पी जाएगा। तो धर्मेंद्र जी भड़क गए, बोले ये फिल्म में काम करेगा तो मैं नहीं करूंगा। उनको पहले से ही बुरा लग रहा था कि इस मरियल से लड़ूं तो लोग मेरे माजने में थूके। तो उन्होंने कहा कि ये रहेगा या मैं रहूंगा। तो वो बड़े कलाकार थे साहब, उनको नहीं निकाला, मेरे को निकाल दिया। वरना मेरी वो फिल्म रिलीज हो जाती ना तो आज मैं भी मेगा स्टार हो जाता। क्या बात है, क्या बात है। पर लाख कोशिशों के बावजूद मैं तो नहीं बन पाया गब्बर। पर लाख कोशिशों के बावजूद मैं तो नहीं बन पाया गब्बर,
पर सत्ता के गलियारे में नित नए गब्बर उधम मचा रहे हैं। अंधे कानून के लंबे हाथों को काटकर खुद को बचा रहे हैं। देश की राजनीति को बसंती की तरह नचा रहे हैं। क्या बात है, देश की वाह राजनीति को वाह बसंती की तरह वाह 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 वाह, देश की जिंदाबाद, बसंती की तरह। बहुत